शुरू करते हैं लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 13.9 टॉपिक थायोफीन, जिसमें थाई होगा। ये कोल तार के अंदर पाया जाता है। कोल तार से जो हमें लाइट ऑयल की फ्रैक्शन मिलती है उसके अंदर थायोफीन पाया जाता है। इस तरह कमर्शियल बेंजीन जो हम यूज करते हैं उसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है वो इम्प्योरिटी एक्चुअली थायोफीन है। ठीक है, और इस इम्प्योरिटी यानी थायोफीन को कमर्शियल बेंजीन से हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। और बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन सिमिलर है, ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो दैट्स व्हाई, जिसकी वजह से हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते। सो थायोफीन को सेपरेट करने के लिए हम इसके अंदर बेंजीन का जो मिक्सचर है बेंजीन थायोफीन, इसके अंदर हम कोल्ड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो ऐड करते हैं, जिससे थायोफीन इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड बना देती है। ठीक है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सॉल्युबल है, और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड में हल हो जाता है तो फिर इसको हम मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड करके उसके अंदर से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर होगा, सोल्यूशन होगा, उसको सेपरेट करेंगे, और फिर उस सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के अंदर हम अगर मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड कर देते हैं तो मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड करने से थायोफीन के मर्क्यूरेट्स बनते हैं, जिनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। सो ये थी थायोफीन। थायोफीन को बेंजीन से सेपरेट करने का एक और मेथड भी यूज़ किया जाता है, जो कि यूजुअली हम रने निकल के साथ इसको शेक करते हैं, जिससे थायोफीन जो है वो सेपरेट की जाती है। तो अब आ जाते हैं इनकी प्रेपरेशन की तरफ कि डिफरेंट कंपाउंड से हम थायोफीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपके पास एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन को जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, तो हीट करने पर ये एसिटाइलिन कन्वर्ट हो जाती है थायोफीन के अंदर। ठीक है, फिर इसी तरह से इसको हम एन ब्यूटेन का जब सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसके साथ रिएक्ट करने पर ये थायोफीन में कन्वर्ट हो जाती है। लेबोरेटरी के अंदर सोडियम सक्सीनेट को जब हम फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो ये सोडियम सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता है थायोफीन के अंदर। इसी तरह हम फ्यूरिक एसिड को बेरियम सल्फाइड के साथ जब डिस्टिलेशन करवाते हैं तो इसकी डिस्टिलेशन से यहाँ से COOH जो है वो ग्रुप रिमूव हो जाता है और सल्फर इसके साथ जाकर अटैच हो जाता है, थायोफीन हमें मिल जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि मैंने बताया कि थायोफीन जिसका कलरलेस लिक्विड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसकी जो ऑर्डर है वो बेंजीन की तरह है, इसकी ऑर्डर बेंजीन की तरह है, और इसको हम बेंजीन के अंदर ये जो है हमारा पानी के अंदर इनसॉल्युबल कंपाउंड है, जबकि डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये हल हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो थायोफीन बेसिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करती है, और एसिड्स के साथ जब इसको रिएक्शन करवाया जाता है तो ये स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाती है बनिस्बत पायरोल और फ्यूरॉन की निस्बत। ठीक है, अगर हम पायरोल फ्यूरॉन के साथ जब एसिडिक बिहेवियर देखते थे तो वो इतने ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते जो कि थायोफीन बना देती है। ठीक है, थायोफीन डाइज एल्डर रिएक्शन नहीं देती है, और इसके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पायरोल और फ्यूरॉन में
हमने कार्बन नंबर 2 पोजीशन पर जो सेकंड पोजीशन है, इस पोजीशन पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। बिल्कुल इसी तरीके से थायोफीन मॉलिक्यूल के अंदर भी नाइट्रेशन सल्फोनेशन के दौरान सेकंड पोजीशन पर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अटैच होगा। जैसे नाइट्रेशन करवाने के लिए हम इसमें थायोफीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ HNO3 की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो सेकंड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है और 2 थायोफीन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के अंदर हम थायोफीन को सल्फोनिक ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इसके लिए हम H2SO4 को यूज करते हैं और H2SO4 इसके साथ सेकंड पोजीशन पर जाकर SO3H ग्रुप को अटैच करवा देता है। ठीक है, सल्फोनेशन। नेक्स्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, ये क्लोरीन ब्रोमीन के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं और पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स देते हैं। जैसे क्लोरीन को अगर -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करवाया जाए तो सेकंड पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर जाकर ये अटैच हो जाता है। ठीक है, इसके बाद थायोनाइल क्लोराइड के अंदर अगर आप इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो आपको सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे मिल जाती है। ब्रोमिनेशन करवाने के लिए हम N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के इस्तेमाल करते हैं। थायोफीन का जब N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन अटैच है, ये ब्रोमीन इस सेकंड पोजीशन पर जो हाइड्रोजन अटैच है उसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है और आपको सक्सिनामाइड मिलता है प्लस आपको 2-ब्रोमोथायोफीन मिलती है। आयोडीनेशन के लिए हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज करते हैं और आयोडीन इस सेकंड पोजीशन पर जी। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के दौरान हम क्या कर रहे हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड का थायोफीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो सेकंड पोजीशन पर आपको एसिटाइल ग्रुप के तौर पे मिल जाता है। क्लोरोमिथाइल और HCl की प्रेजेंस में थायोफीन को रिएक्ट करवाते हैं और सेकंड पोजीशन पर हमें 2-क्लोरोमिथाइल थायोफीन ग्रुप। मर्क्यूरेशन है जिसमें हम HgCl2 और HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं थायोफीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COONA यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ हीट करते हैं तो सेकंड पोजीशन पर हमें क्लोरो मर्क्यूरिक थायोफीन मिल जाती है। ठीक है, रिएक्शन विद N-ब्यूटाइल लिथियम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हम N-ब्यूटाइल लिथियम को रिएक्ट करवाएं थायोफीन के साथ तो सेकंड पोजीशन पर लिथियम ग्रुप आकर लग जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ लगने के बाद N-ब्यूटेन बना देता है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन 2-थायोफीन को यूज करके डिफरेंट कंपाउंड्स तैयार करते हैं। जैसे इसी के जरिए हम इसको तैयार कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करवाएंगे तो लिथियम यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और COOH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो थायोफीन 2-कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल। नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि थायोफीन को हम हाइड्रोजनेट कर रहे हैं सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में। ठीक है, और एथेनॉल की प्रेजेंस में, जिससे यहाँ पे ये जो आपके पास इसमें डबल बॉन्ड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और इनकी पोजीशन की जगह पर जाकर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। ठीक है, सो टेट्रा हाइड्रोथायोफीन हमें मिल जाती है। जी, इसके अलावा रिडक्शन इस रने निकल के जरिए भी करवाई जा सकती है। थायोफीन को रने निकल के जरिए जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो इसकी जो साइक्लिक रिंग है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से निकल इस सल्फर को लेके चला जाता है। ठीक है, जबकि इस सारी पोजीशन पर हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाते हैं और ये बन जाता है N-ब्यूटेन। ऑक्सीडेशन। थायोफीन की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम ओजोन का इस्तेमाल करते हैं। ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये ऑर्थो पोजीशन पर आपके पास ये बेंजल्डिहाइड ग्रुप है और बेंजल्डिहाइड में इस पोजीशन को कहेंगे ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, COOH की कार्बन जिस कार्बन पे अटैच है उसके साथ वाली दोनों पोजीशंस को हम कहेंगे एल्डिहाइडिक पोजीशंस, ऑर्थो पोजीशंस। सो
इस ऑर्थो पोजीशन पर SH ग्रुप आकर अटैच हुआ है, तो इसका नाम हमने रखा है ऑर्थो मरकैप्टोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, सो यहाँ तक ये आ गई आपकी कंप्लीट डिस्कशन ऑफ थायोफीन। ठीक है जी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पायरिडीन की तरफ। ओके, पायरिडीन पायरिडीन एक 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक नाइट्रोजन एटम मौजूद है, ठीक है, रिंग के अंदर। और इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कलरलेस लिक्विड है, जिसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें जो पानी के अंदर ये आसानी से हल हो सकता है, सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पायरिडीन टिपिकली आपके पास 3 डिग्री अमाइन है, यानी टर्शरी अमाइन इसको कहा जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस ऑफ पायरिडीन, इसकी प्रेपरेशन। एसिटाइलिन को जब हम HCN के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाते हैं, तो ये एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स इस नाइट्रोजन के साथ मिलकर पायरिडीन बना देते हैं। सिंथेसिस है जिसमें बीटा कीटो एस्टर, ठीक है, एस्टर हम यूज कर रहे हैं जिसमें बीटा पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, ठीक है, बीटा कीटो एस्टर, और एक एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, और साथ में हम अमोनिया यूज करेंगे। सो इन तीनों की मिलकर आप कंडेंसेशन करवाएंगे, तो कंडेंसेशन से ये 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन बनाएंगे, जिसको फर्दर एरोमेटाइजेशन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, और हमें लास्ट में पायरिडीन का सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है। हाँ जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज कर रहे हैं बीटा कीटो एस्टर, ठीक है, बीटा पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, बीटा कीटो एस्टर, और इसको हम अमोनिया और एल्डिहाइड, इसमें हम एसिटाल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं, कंडेंसेशन करवाते हैं, तो यहाँ से ये सारे मॉलिक्यूल्स साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन देते हैं, और 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन, इसको फर्दर HNO3 के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं, ठीक है, एरोमेटाइजेशन होगी, और नाइट्रोजन जो है वो इस रिंग के अंदर मौजूद आ जाएगा। फर्दर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हम इस C00C2H5 को यहाँ से रिमूव करवा लेते हैं, यहाँ से इस C00C2H5 को भी रिमूव कर लिया जाएगा। सो आपके पास 2,4,6 ट्राईमिथाइल पायरिडीन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम यूज करने जा रहे हैं पेंटामिथाइलिन डाइअमाइन को। पेंटामिथाइलिन डाइअमाइन को अगर हम हाइड्रोक्लोराइड करते हैं, यानी इसमें हम पेंटा मिथाइलिन डाइअमाइन, ये जो डाइअमाइन ग्रुप्स हैं, इन अमाइन की ग्रुप्स की जगह पर हम HCl ग्रुप्स लगा देते हैं। NH2 की जगह पे हमने H इधर लगा दिया और Cl ग्रुप भी लगा दिया, HCl की एडिशन लगा दिया, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया है हाइड्रोक्लोराइड ऑफ पेंटा मिथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। सो इसको जब हम हीट करते हैं इस कंपाउंड को, तो हीट करने से NH4Cl और HCl रिमूव होता है, जिससे ये साइक्लाइजेशन होकर पाइपिरिडीन बनता है। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। इस पाइपिरिडीन को जब हम H2SO4 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज करवाते हैं, तो यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो बेंजीन के ग्रुप, बेंजीन कंपाउंड की तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। एक डबल बॉन्ड इस जगह पे आ जाएगा, दूसरा इस जगह पे और तीसरा इस जगह पे, तो ये आपके पास पायरिडीन बन जाएगी। ओके, सो पायरिडीन के बाद अब इसके बाद आगे इसका स्ट्रक्चर, हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्ट 1 मिनट।
हाँ जी, सो आगे चलते हैं जी। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर 157 को ऐड कर लें। ओके 157। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन की तरह है। सारे जो एटम्स मौजूद हैं उनमें 120 डिग्री बॉन्ड एंगल भी मौजूद है, लाइक बेंजीन सिमिलरली। और तमाम एटम्स की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट है। और हर एक एटम के पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल भी मौजूद है, जो कि प्लेन ऑफ मॉलिक्यूलर रिंग के परपेंडिकुलर है। और तमाम पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और एक साइक्लिक रिंग बना देते हैं। और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड्स बना देते हैं, ठीक है। और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है हर एक एटम का, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। इस तरीके से इनका ये स्ट्रक्चर। अब आगे हम चलते हैं इस हाँ जी, अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन की तरह है, तो इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल बेंजीन की तरह एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी एरोमेटिसिटी बेंजीन की तरह शो करता है। और इसकी जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो इसी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी, ठीक है। जिस तरह बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन की, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे पायरिडीन के अंदर भी एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो सकती है। हकल रूल को ये फुलफिल कर रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है। और साइक्लिक रिंग्स ऊपर और नीचे दोनों मौजूद हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम बता सकते हैं। हाँ जी, अब अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स यानी रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इंक्लूड नहीं करता डीलोकलाइजेशन में, ठीक है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इंक्लूड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इस रिंग के अंदर जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का करेक्टर है वही काफी है एरोमेटाइजेशन के लिए। हाँ, अगर ये जो नाइट्रोजन के साथ वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड मौजूद ना होता तो फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर भी इस्तेमाल हो जाता, ठीक है। नाइट्रोजन का लोन पेयर भी इस्तेमाल हो जाता, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का करैक्टर मौजूद है, तो नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर लोन पेयर इंक्लूड नहीं हो रहा तो अब फिर क्या होगा, कैसे इसकी रिंग इसकी जो रिलोकलाइजेशन कैसे होगी, कि सबसे पहले जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ मौजूद है वो डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन पर एज अ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा। क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो अब पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के अंदर सर्कुलेट करेगा, डबल बॉन्ड मूव करते जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। इस तरह से तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4, देन पोजीशन नंबर 6 पर मौजूद है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब हम यहाँ से दो तीन
रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। पहला रिजल्ट कि जिस तरीके से बेंजीन में नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करता था और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता था, पायरिक रिएक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें चार्ज सर्कुलेट नहीं कर रहा बल्कि पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इस जगह पे आके क्या करेगा, उसको तो इलेक्ट्रॉन की पहले ही कमी है। सो इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे जबरदस्ती अटैच होना भी चाहे तो वो कौन सी पोजीशन इख्तियार करेगा, पोजीशन नंबर 3, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के लिए पोजीशन 3 प्रेफर होगी। और अगर हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करें, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए तो वो सेकंड पोजीशन पर आकर अटैच हो सकते हैं, ठीक है। ये फर्दर डिस्कशन फिर हम आगे। अब आ जाए जी इसकी एरोमेटिसिटी पर। तो आप जानते हैं यहाँ जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इंक्लूड नहीं कर रहा, कि जो वहाँ पे मौजूद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का करैक्टर है वही काफ़ी है इस मॉलिक्यूल की एरोमेटाइजेशन के लिए। अकल रूल को फुलफिल कर रहा है, इसलिए एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक करैक्टर दिखाता है ये मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी बेंजीन लाइक स्टेबिलिटी है। अगर हम इसकी हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो इसके पास आ रही है 125 किलो जूल पर मोल जो हीट ऑफ है वो इसकी रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है। और अब आगे है रिएक्टिविटी ऑफ पायरिडीन, सॉरी बेसिसिटी। पहले हम बेसिसिटी की बात करते हैं। बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन बेसिक नेचर रखती है, पायरोल से ज्यादा बेसिक है। आप जानते हैं पायरोल के अंदर जब हमने देखा था तो वो जो लोन पेयर था वही एक्चुअली इस्तेमाल हो जाता है रिंग के अंदर एरोमेटाइजेशन देने के लिए, जबकि पायरिडीन में लोन पेयर इंक्लूड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये लोन पेयर तो अवेलेबल होगा, इसलिए पायरिडीन बेसिक नेचर दिखा सकती है, अपना लोन पेयर यूज करके ये बेसिक नेचर दिखा सकती है, ठीक है, जो कि प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा बेसिक नेचर की बात करें तो पायरिडीन एलिफेटिक अमाइंस की निस्बत कम बेसिक है, लेस बेसिक है। वजह क्या है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है वो नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्टेड है। वो लोन पेयर जो अवेलेबल है हाइड्रोजन के साथ अटैच होने के लिए, एलिफेटिक अमाइंस के अंदर ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होता है, जबकि पायरिडीन के अंदर ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल नहीं होता। अब पूछे क्यों? अब हालांकि लोन पेयर तो एरोमेटाइजेशन में भी इंक्लूड नहीं हो रहा, फिर भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है H को बॉन्डिंग बनाने के लिए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए। जी हाँ, इसलिए क्योंकि इस नाइट्रोजन की जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो जो लोन पेयर मौजूद है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। और आप जानते हैं कि जो एलिफेटिक अमाइंस हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की sp3, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2। और आप ये भी जानते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो इसका मतलब होता है s करैक्टर ज्यादा है, और s करैक्टर ज्यादा हो तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो अपने लोन पेयर को ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस पायरिडीन के केस में ड्यू टू sp2 hybridization state, while in case of aliphatic amines the nitrogen shows sp3 hybridization state, जिसकी वजह से s करैक्टर कम हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है और लोन पेयर इतना टाइटली बाउंड नहीं होता। ठीक हो गया। सो इसकी लेस बेसिक नेचर को भी आप इस बेस पे एक्सप्लेन कर देते हैं। पायरिडीन, व्हाई पायरिडीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस।
इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ पायरिडीन पर। पायरिडीन जिस तरह से बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन दिखाता है, उसी तरह पायरिडीन भी यही डीलोकलाइजेशन दिखा सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन की तरह दे सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पायरिडीन में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं जितने के बेंजीन में होते हैं। सो पायरिडीन इज मच लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। तो वो जब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल इस पायरिडीन के पास आता है तो पायरिडीन कहता है भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पूरे रिंग से वो बेचारा इलेक्ट्रॉन देखता रह जाता है और नाइट्रोजन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल बेचारे को इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है पायरिडीन। ऑल्दो अगर फिर भी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है तो वो देखते हैं किस पोजीशन पर जाकर अटैच हो सकता है। आइए डिस्कस करते हैं। आपका जो उसमें बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोफाइल एब्जॉर्ब, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देन पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा इस पोजीशन से थर्ड से फिफ्थ पे, और फिफ्थ से फिर ये आ जाएगा नाइट्रोजन पर नंबर 1। और आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक अनस्टेबल कंडीशन। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे जाएगा तो ड्यूरिंग एरोमेटाइजेशन ड्यूरिंग एक अनस्टेबल फॉर्म बनती है, जिसकी वजह से इसका सेकंड पोजीशन पे जाने का चांस कम हो जाता है। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल अगर थर्ड पोजीशन पे जाकर अटैच हो, थर्ड पोजीशन पर अटैच होने से पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता है, लेकिन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। सो थर्ड पोजीशन इज फेवरेबल फॉर एनी इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक ऑन पायरिडीन। और अगर फोर्थ पोजीशन की बात करें तब भी एक अनस्टेबल कंडीशन आती है, जिससे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ने अगर अटैक तो वो थर्ड पोजीशन पर ही जाकर अटैच होगा। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिस्कशन। ओके, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, जिसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और वो बेंजीन इस रिंग के अंदर ऐसी जगह तलाश कर रहा हो जिस जगह पे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, सो अनलाइक बेंजीन, पायरिडीन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, पायरिडीन में ये एबिलिटी है, बेंजीन में नहीं थी, लेकिन पायरिडीन में ये एबिलिटी है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। आइए देखते हैं कैसे। हाँ जी, नंबर 1, अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल सेकंड पोजीशन पर अटैच होता है तो इससे, क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को सर्कुलेट करवाएगा और नेगेटिव चार्ज थर्ड पोजीशन पे और सर्कुलेट करते हुए इस तरीके से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और जब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्टेबल केस है। ठीक है, स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस नेगेटिव चार्ज को ये संभाल सकता है। इसी तरह अगर आप फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं तो फोर्थ पोजीशन में भी नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आता है, तो इसका मतलब है ये भी एक स्टेबल केस है। जबकि थर्ड पोजीशन पर अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो इस केस में कहीं भी नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट नहीं करता, जिसकी वजह से ये एक लेस स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो पायरिडीन के अंदर पहले 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और सिक्स्थ पोजीशन, क्योंकि सिक्स्थ पोजीशन भी इक्वल टू 2 है ऑर्थो, तो पहले 6 पोजीशन और 2 पोजीशन पर अटैच होगा, फिर नंबर 4th पोजीशन पर अटैच होगा, और फिर अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो वो जाकर
इस थर्ड पोजीशन पर अटैच होगा। ठीक है, सो पहले याद रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेकंड पोजीशन और सिक्स पोजीशन पर अटैच होगा, फिर फोर्थ पोजीशन पे, और फिर जाके वो कहीं थर्ड पोजीशन पर अटैच होते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बेंजीन सॉरी पैराडीन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देती है। इसके रीजन क्या है ये आपको आगे जाके मैं बता देता हूँ। पायरिडीन KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है तो इसकी थर्ड पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है ना, ठीक है, तो यहाँ थर्ड पोजीशन पर जाकर ये अटैच हो जाता है। ठीक है, सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप थर्ड पोजीशन पर अटैच होगा। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएंगे। ब्रोमिनेशन के अंदर हम इसको रिएक्ट करवाने जा रहे हैं ब्रोमीन के साथ ऑफ चारकोल। ठीक है, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर थर्ड पोजीशन पर हमें ब्रोमीन मिल जाती है। ठीक है, 3,5 डाइब्रोमोपायरिडीन मिलता है। पायरिडीन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इस फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अल्काइलेशन के रिएक्शन के अंदर हम AlCl3 को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेविस एसिड। तो ये Al जो है एल्यूमिनियम, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी एबिलिटी, अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन जो अल्काइलेशन या एसाइलेशन करवानी है, वो एसाइल ग्रुप को तैयार करना, अल्काइल ग्रुप को तैयार करना, वो ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, हम एसाइल ग्रुप को तैयार करते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं ताकि वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर सके। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पहले से मिल जाते हैं, इसलिए वो अटैक नहीं करता और अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाता नहीं है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। फर्स्ट रिएक्शन विद सोडामाइड, जिसमें हम सोडियम अमाइड के साथ लिक्विड अमोनिया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें आपके पास सेकंड पोजीशन पर NH2 ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, और देन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और ये बेंजीन को अपनी सॉरी पैराडीन को अपनी एरोमेटिसिटी मिल जाती है। ठीक है, सो 2 अमाइनो पायरिडीन आपको मिल जाता है यहाँ पे। इसी तरह से पायरिडीन को आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवा सकते हैं फिनाइल लिथियम यूज करके, ब्यूटाइल लिथियम यूज करके, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करके। सो सेकंड पोजीशन पर ये न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैच। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, एक वीक बेस के तौर पे एक्ट करता है, जिसमें अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और HCl जो है इसके साथ जाकर इस तरह पैरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा ये कंपाउंड। रिएक्शन विद एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसको हम मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ऐड करते हुए अपना लोन पेयर इस कार्बन की तरफ डोनेट करता है और एन मिथाइल पायरिडीनियम आयोडाइड बन जाता है। रिडक्शन, निकल की प्रेजेंस में अगर हम रिडक्शन करवाते हैं, H2 ऐड करवाते हैं तो सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं और पाइपिरिडीन मिलता है। इसके अलावा पायरिडीन को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करवाएं तो ये जो डबल बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से डबल बॉन्ड जो है वो अगले शिफ्ट होकर यहाँ से जो हमारे पास इसकी एक डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है और 1-2 पोजीशंस पर डाई हाइड्रो यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आकर अटैच हो जाते हैं और 1,2 डाई हाइड्रोपायरिडीन मिलता है। इसके अलावा अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया और एथेनॉल यूज़ करते हैं तो इससे आपके पास 1 और 4th पोजीशन पर आपको डाई हाइड्रो ग्रुप्स यानी हाइड्रोजन ग्रुप्स जाकर अटैच हो जाते हैं, 1,4 डाई हाइड्रोपायरिडीन मिलता है। ऑक्सीडेशन, जिसमें हम पायरिडीन को ऑक्सीडाइज करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, जिससे ये एनऑक्साइड पायरिडीन बनाता है, पायरिडीन एनऑक्साइड बना देता है। रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स के साथ इसके रिएक्शन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको प्रोवाइड करता है। मिथाइल ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है। 450 पेज पे आपका ये ग्रुप मौजूद है। सो पायरिडीन के यूजेस क्या है? पायरिडीन को डिफरेंट ऑर्गेनिक
सिंथेसिस के लिए हम एज अ सॉल्वेंट, बेसिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल के डीनेचुरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम पायरिडीन को यूज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका 30, जिसमें कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ पायरिडीन एंड बेंजीन की रिएक्टिविटी को आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने सारी डिस्कशन आपको पीछे करवा दी है, यही सारी डिस्कशन इन्हीं को पॉइंट्स बनाकर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको रीड कर लीजिएगा, फिर अगर कोई मुश्किल हुई तो मैं बताऊँ। ठीक है, सो यही तक क्वेश्चन है तो पूछ लें।